यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं यूनिट 13 को। और यूनिट 13 का क्लास 1 हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट रिवीजन के बारे में बात करेंगे। और रिवीजन में भी बात की जाए तो आज सारे ही फॉर्मूलाज हम लोग यूनिट 13 के डिस्कस करने वाले हैं। सो यूनिट 13 है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि विद्युत धारा और चुंबक के बारे में हम लोग आज सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 90% जो है ये पूरी न्यूमेरिकल आप इसको समझ सकते हो। 10% कुछ एक थ्योरी यहाँ पर पूछ लेते हैं जो विद्युत धारा और चुंबक का बेसिक होता है। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग जितने भी फॉर्मूला जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से आते हो, जो आपके मैग्नेटिज्म से आते हैं, उससे करने वाले हैं। अभी तक की जो यूनिट आपने करी है वो कंप्लीट अपना फिजिक्स की और केमिस्ट्री की यूनिट बोल सकते हैं कि क्लास 11 जो है, एनसीईआरटी क्लास 11 जो है उसकी बुक से था। ये वाला यूनिट जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 के अंदर है। ठीक है, तो अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। यस, एक बार से चेक कर लीजिएगा वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल हो रहा है। स्टार्ट करें। चलिए, तो विद्युत धारा का बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत ही अपन कर लेते हैं आवेश के साथ। आवेश होता क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो, जितने भी फॉर्मूलाज है आप उनको लिख लेना, चाहे आपने ऑलरेडी एक बार लिख रखे हो, फिर से एक बार और आप इनको लिखना। लिखने का ये फायदा होगा कि आपको रिवाइज हो जाएंगे, और जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि किसमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक रिविजन आपका हो जाएगा पूरा। अभी 20 से 25 मिनट की ये क्लास होगी। ठीक है, तो देखो विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो किसी भी वस्तु को विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव कराने का कारण बनता है। जैसे कोई भी वस्तु को हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसको यहाँ पर एक प्रकार का बल लगेगा। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाएगा, आवेश कहा जाएगा। अब आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार के हो सकते हैं। हमको पता है कि जितने भी अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पर जितने भी लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव समान समान, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हो गया। तो यहीं से हमें चार्ज और करंट के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं आवेश की बात करूं, है ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वहां पर उसको एक प्रकार का बल महसूस हो रहा है। तो अगर मेरे को करंट के टर्म्स में इस आवेश को डिफाइन करना है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, आई इंटू टी करके इसका फॉर्मूला दे सकती हूँ। क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आई टी के बराबर हो जाएगा। जहां पर क्यू क्या है, आपका चार्ज आवेश हो गया। आई हमारा क्या हो जाएगा, करंट धारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और टी क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा सेकेंड के अंदर। तो इस तरीके से, और करंट के टर्म्स में भी निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। तो आज की क्लास का पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलॉम यहाँ पर होता है। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर यहाँ पर होता है, और इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत धारा का भी देख ही लो, है ना, आवेश देखा है तो विद्युत धारा को भी पढ़ लेते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा यहाँ पर कहा जाता है। आवेश कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहे है ना, तो इसी दर को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर करंट कहा जाएगा। है ना, जैसे जैसे समय हो रहा है, हर समय के साथ आवेश फ्लो हो रहा है, तो आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाएगी, करंट यहाँ पर कहलाएगी। या आप ऐसे भी कह सकते हो, एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत धारा कहा जाएगा। मात्रक क्या होता है, एक एम्पियर यहाँ पर मात्रक हो जाएगा। अब एक एम्पियर की क्या डेफिनेशन हो सकती है, कि यदि किसी चालक के प्रतिच्छेद से प्रति सेकंड, है ना, प्रति सेकंड यदि 1 कूलॉम का आवेश प्रवाहित होगा, तो उस चालक में बहने वाली धारा क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर यहाँ पर कहलाएगी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखो, जब भी आप ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन करते हो या फिर मैग्नेट वाले भी क्वेश्चन करते हो, तो कई बार आपसे अल्फा बीटा गामा कणों के टर्म्स में बात करी जाती है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन में वैल्यू ना देते हुए, है ना, अल्फा बीटा गामा या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरीके से नाम दे देते। ये यूजुअली ये चीजें आपको मैग्नेटिज्म में बहुत देखने को मिलती है। तो अपन एक बार इन सबकी वैल्यू को रिवाइज कर लेते हैं, किसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, नेगेटिव होता है। माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है, बट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तभी तो अपन बोलते हैं कि परमाणु जो होता है पूर्ण रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। कहने का क्या कारण है, कारण ये है क्योंकि हमको पता है कि जितना चार्ज पॉजिटिव नाभिक में प्रोटॉन के पास है,
उतना ही किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी उदासीन प्रवृत्ति का होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। जितना प्रोटॉन है उसका अपोजिट साइन का इलेक्ट्रॉन के पास है। दैट मीन्स कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो परमाणु है वो उदासीन प्रवृत्ति का ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के आवेश समान होते हैं, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। अब अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10 टू दी पावर -31। प्रोटॉन का अलग होता है 1.672 इंटू 10 टू दी पावर -27, और न्यूट्रॉन का होता है 1.674 इंटू 10 टू दी पावर -27 केजी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ये बात हो गई, तो अब अल्फा बीटा गामा को भी समझ लो। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का जो है अपन द्रव्यमान चार्ज समझ लेते। दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस पूरी यूनिट में, मोस्टली क्वेश्चन आपके अल्फा बीटा गामा के ही होंगे। ठीक है, तो देखो अल्फा पर जो चार्ज होता है वो 3.1 इंटू 10 टू दी पावर -19 के बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है? 3.1 इंटू 10 टू दी पावर -19। जो अपना अपन बोल रहे थे ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर 10 टू दी पावर -19 बिल्कुल सेम है, बट अल्फा जो है ज्यादा भारी कण होता है, 3.1 होता है। और बीटा पर जो चार्ज होता है वो बिल्कुल किसके समान होता है? प्रोटॉन के समान होता है। प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज यहाँ पर होता है, तो ये प्रोटॉन के समान हो जाएगा। द्रव्यमान की बात करें तो अल्फा का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 यहाँ पर होता है। ठीक है, और बीटा का कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना ही होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बीटा जो है चार्ज में प्रोटॉन को फॉलो करता है और द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। गामा का नो चार्ज होता है, नो द्रव्यमान यहाँ पर होगा। वेलोसिटी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हो कि जो गामा है ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। बीटा की 10 टू दी पावर 8 होती है, और इसकी 1.5 टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 यहाँ पर रहती है। ठीक है, कम रहती है अल्फा कणों की। ठीक है, तो धारा हो गई, विद्युत धारा हो गई, आवेश यहाँ पर हो गया, चार्जेस यहाँ पर हो गया, अल्फा बीटा गामा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। अब विभव की बात कर लेते हैं। विभव क्या कहता है? एक बार विभव की डेफिनेशन पढ़ो, फिर डायरेक्टली अपन फॉर्मूला डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, एक बार ये देखो, चलो आवाज आ रही है, क्लियर है? ओके, चलिए। विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी, हम क्या बोल रहे हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी एक बिंदु तक लाने में आपको जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभव कहते हैं। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? इससे अपन इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि एकांक धनावेश मतलब कोई भी एक चार्ज था, उसको हमने वहां से उठाकर, अनंत से उठाकर किसी एक बिंदु या विद्युत क्षेत्र तक आप लाने में जो कार्य करना पड़ा, वो चीज क्या कहलाएगी? विभव यहाँ पर कहलाएगा, है ना। W बाई क्यू, और कभी कभी कार्य को आप E के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में भी लिख देते हो, तो E भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, एक वोल्ट की डेफिनेशन देख लो। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि W यानी कि 1 जूल कार्य करना पड़े, एकांक धनावेश आपको बोल रखा है नॉर्मल, 1 कूलम का चार्ज आपको बोल रखा है, तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विभव का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ये आपकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन होगी। सो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, आप इसको E बाई क्यू भी लिख सकते हो। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, या फिर आप इसको जूल प्रति कूलम का मात्रक यहाँ पर कह सकते हो, क्योंकि कार्य बेसिकली ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो एक मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलम यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब सेम ऐसा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का भी सेम ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि बात तो विभव की हो रही है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहा जाता है? विभवांतर यहाँ पर कहा जाता है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, करंट हो गया, चार्ज हो गया, वोल्टेज हो गया। अब आगे बढ़ो कूलॉम के नियम पर। व्हाट कूलॉम का नियम सेट? कूलॉम का नियम क्या बोलता है कि ये जो नियम लगता है हमेशा दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल का वर्णन करता है। मतलब दो आवेश हमेशा कैसे होने चाहिए? स्थिर यहाँ पर होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, वो मूवेबल नहीं होंगे। और उनके बीच के डिस्टेंस, ये कंपलसरी है कि इनके बीच के डिस्टेंस अगर कम है तो ही आप क्या कर सकते हो? ये वाला नियम लगा सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला या तो आकर्षण का बल या फिर प्रतिकर्षण का जो बल होगा, ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है? उनके आवेशों के गुणनफल के, जस्ट लाइक चार्ज था,
Q1 Q2 मान लो, उनके गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी को r मान लो, तो इसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कूलॉम का नियम। अब k की क्या वैल्यू होती है ये अपन को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इस k को मैं इधर ही रखूं, बाकी सारी चीजों को उधर लेकर चले जाओ, क्योंकि f का मात्रक तो आपका नॉर्मल न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। तो अब देखो इसका मात्रक, पहले तो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, k की वैल्यू किसके बराबर, जो कांस्टेंट आप ले रहे हो, कूलॉम कांस्टेंट जिसे कहा जाता है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, मात्रक बनाना सीखो। k का मात्रक कैसे बनेगा, f का मात्रक न्यूटन है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, तो कूलॉम का स्क्वायर हो जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली इसका मात्रक यहाँ पर बना सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक बार से देख लो। अब ये जो k की वैल्यू होती है जो आप बोल रहे हो 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, ये आती कहाँ से, क्योंकि एक्चुअल में जो k होता है वो किसके बराबर होता है, 4πε0 के बराबर होता है। एप्सिलॉन जीरो बेसिकली क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, विद्युतशीलता को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक बार अपन इसको हटा रहे हैं, सो k इज इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू 1/4π, इस पूरे की वैल्यू अपनी जो होती है 9 इंटू 10⁹ के बराबर होती है। अगर इसमें इंडिविजुअल एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पूछ ले तो ये कितने के बराबर होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक। और विमी सूत्र निकालना है तो आप इजीली निकाल ही सकते हो, क्योंकि ऊपर क्या आया था हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलॉम स्क्वायर आया था, तो mlt-2 बल का हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एटी हो जाएगा। इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो इजीली आपका विमी सूत्र भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। अब तो विमी सूत्र इतने परफेक्ट अपन हो गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो अभी भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब जो भी बेसिक में पढ़ा है एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, ये W बाई क्यू के बराबर होता है। विमी सूत्र आप इजीली निकाल सकते हो, जूल प्रति कूलॉम होता है। अब देखो W का मात्रक क्या होगा, F/d, कार्य इंटू विस्थापन के बराबर होगा। तो यहाँ से आप इसका मात्रक लिख सकते हो mlt-2, और लंबाई है ml2t-2। इसका मात्रक चार्ज का क्या होगा, AT यहाँ पर होगा। इसको ऊपर लेकर चले जाओ, ml2t-3a-1, ये किसका मात्रक आ जाएगा, आपका वोल्टेज का मात्रक निकल कर आ जाएगा, विमी सूत्र। ठीक है, क्लियर है। तो विमी सूत्र तो आप निकाल लोगे, मैं ये मानकर चल रही हूँ, किसी का भी दे दे। कार्य का मात्रक जूल होता है, चार्ज का कूलॉम हो जाएगा, करंट का एम्पियर, रेजिस्टेंस का ओम होता है, रेजिस्टिविटी जो होती है जिसको अपन मो यहाँ पर बोलते हैं, है ना, रो से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है, पावर का मात्रक वोट होता है, और हीट का मात्रक या उष्मा जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है, अभी तक सारा बेसिक कंप्लीट हो गया। जो इवन आपने साइंस में जो 10th क्लास की बुक है वहां तक ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब अपन थोड़ा सा एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब कोई दो बिंदु आवेश, है ना, जब कोई दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण और प्रकृति विपरीत होती है ना, जिनका परिमाण और प्रकृति दोनों ही क्या है, अलग अलग है। परिमाण मतलब एक 2 कूलम 1 कूलम ऐसा आप समझ लो, और प्रकृति मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ पर हो, अपोजिट हो। तो वे दोनों बिंदु एक दूसरे से अगर बहुत ही अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हमारे लिए एक सेटअप करवाया जाए, कौन सा सेटअप करवाया जाए कि दो आवेश यहाँ पर लिए जाए, है ना, अपोजिट प्रकृति के वो होने चाहिए, उन दोनों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाए। तो बेसिकली अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इनमें आकर्षण का गुण होगा, है ना, पहले मेंशन कर रखा है कि अपोजिट प्रकृति होनी चाहिए, तो डेफिनेटली इनमें आकर्षण का गुण पाया जाएगा। तो इस प्रकार का जो सेटअप है उसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। माना कि दो चार्ज एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर स्थित है, तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव जो बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज आपका क्या है, Q है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2l यहाँ पर दे रखी है, तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला हो जाएगा। चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड सेम चीज होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है,
क्लियर है? इसी से रिलेटेड है, मतलब पूरा टॉपिक ही आप समझ लो इसी से कनेक्टेड होगा, बस आघूर्ण मतलब उसका घुमाव यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी और आवेशों के परिमाण के गुणनफल को कहा जाता है, मतलब बेसिकली वही चीज है ना, बस इसमें क्या होगा, आघूर्ण हो रहा है मतलब एक तरीके से मूवमेंट यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है कि दो बराबर और विपरीत आवेश, दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी है ना, इनके बीच की दूरी को अभी यहाँ पर डी लिखा हुआ है, आप डी बोल दो, और आवेशों का परिमाण का जो गुणनफल होगा उसके बराबर होता है। ठीक है, इसे पी से दर्शाया जाता है। ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। मात्रक इसका भी क्या होगा, कुलॉम्ब इनटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, दो टॉपिक और क्लियर हो गए। अब क्या बचा है इसके अंदर, टॉर्क बचा हुआ है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बेसिकली किसी भी चीज में घुमाव होना है ना, रोटेशन होना, आप ऐसा कह सकते हो। सो टॉर्क जिसको अपन टाउ इस तरीके से लिखते हैं, तो टॉर्क बल वेक्टर और स्थिति वेक्टर, यानी कि वह वेक्टर जिसके चारों ओर टॉर्क मापा जा सकता हो, से लेकर उस बिंदु तक जहां तक बल लगाया जा सकता हो, क्रॉस गुणनफल होता है ना। डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला से अपन सीख लेंगे। टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर यहाँ पर होता है। मतलब कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ क्रॉस आर या जो भी डिस्टेंस अगर डी आप ले रहे हो तो एफ क्रॉस डी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। तो बेसिकली टॉर्क क्या होगा कि हमने कोई भी दो चार्ज यहाँ पर लिए, ठीक है, अपोजिट प्रकृति के, वही डाइपोल वाले, कि एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर ये स्थित है। एक पर बल इस साइड लगेगा, एक पर बल अपोजिट साइड पर लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये बल लगाएगा तो ये नीचे मूव करेगा, इधर बल लगेगा तो ये ऊपर मूव करेगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, एक रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड पर हम लोग बल लगा रहे हैं। तो उसी ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क कहते हैं। और ये सब कब कंप्लीट होगा, जब इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब इसे एक विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर या एफ क्रॉस डी आप कह सकते हो। ठीक है, जो बेसिकली इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर होगी। ठीक है, और अगर आप क्रॉस का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, एफ डॉट आर साइन थीटा यहाँ पर लिखोगे। एफ सदिश राशि हो जाएगी और थीटा जो है जिस एंगल से इसमें रोटेशन हुआ है वो आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। अगला देखो, हमारा विद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो विद्युत फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपने खींच रखी है उनकी संख्या को ये मेजर करता है। और उनकी संख्या बोले तो कि कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर ये नंबर बहुत ज्यादा होगा, ये लाइंस बहुत ज्यादा होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पर ये लाइंस काफी कम हो जाएगी। ठीक है, इसको कैसे समझा जा सकता है, इसको गॉस के नियम से समझा जा सकता है ना। गॉस का नियम जो, उससे आप इसको समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ई डॉट ए के बराबर होगी, और जब आप ये डॉट हटाओगे आप लिखोगे कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। फाई ई विद्युत फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा, ई विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा, ए उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और थीटा इनके बीच में लगने वाला एंगल यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होगा, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा, इनटू यहाँ पर जो क्षेत्रफल के लिए आप यूज करोगे। सो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्लियर है, जितने भी फॉर्मूलाज है आप इनको लिखना, क्योंकि हम लोग करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, तो फिर वहां पर आपको टाइम नहीं लगे सोचने में कि यार फ्लक्स का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, गॉस थ्योरम याद नहीं आ रही है, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी आप ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो विद्युत क्षेत्र निकालते कैसे है ना, ये भी तो एक चीज है कि विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला, फॉर्मूला क्या बनाया, मात्रक कैसे निकाला। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से समझते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पर्टिकुलर इस बिंदु पर अगर मुझे इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, तो उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश के ऊपर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कहा जाएगा। ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी एक प्रकार से सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा अपना, न्यूटन प्रति कूलॉम्ब हो जाएगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। और अगर इन केस कि यहाँ पर हमको दो आवेशों के बीच का जो कूलॉम्ब का नियम लगाना हुआ, तो उस केस में आप इस एफ को चेंज कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर से, और नीचे ऑलरेडी क्या चल रहा है, Q चल रहा है। ठीक है, अगर ये वैल्यू सेम है, आवेश अगर सिमिलर आवेश है, तो एक Q कट जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर हमारी
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आ जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में नॉर्मल बल दे रखा है या फिर आवेश और उनके बीच की दूरी दे रखी है, तो जैसा भी दे रखा है वैसा आप लगा सकते हो। ठीक है, और फ्लक्स अभी आपने जस्ट पढ़ ही लिया है। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या यहाँ पर होती है। कैसे निकालते हो फ्लक्स को, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ये इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाएगा, और एरिया का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, इस तरीके से आपका फ्लक्स का मात्रक निकल कर आएगा। ठीक है, कर लोगे। अब विमी सूत्र देखना है तो आप विमी सूत्र भी देख सकते हो। बेसिकली करना कुछ नहीं है, एफ बाय ए ही हमको करना था। ठीक है, एफ बाय ए नहीं, एफ बाय क्यू जीरो, है ना, एफ बाय क्यू जीरो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो देखो इसका मात्रक एम एल टी माइनस टू होता है, बल का, चार्ज का एटी हो जाएगा। सो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, इसका विमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आ जाएगा समझ में। चलिए, विद्युत फ्लक्स ऑलरेडी अपन देख ही चुके हैं, ई ए कॉस थीटा अपन कहते हैं, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो आपको उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करें, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होती क्या है और क्यों बनाई गई है ना, ये अपन को थोड़ा सा देखना है। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस का नियम क्या बोलता है कि किसी भी बंद सतह में विद्युत क्षेत्र का, कोई भी बंद सतह यानी कि कोई भी एनक्लोज्ड बॉडी होनी चाहिए, पूरे तरीके से वो क्लोज्ड होनी चाहिए। तो किसी भी बंद सतह में विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी, विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संलग्न विद्युत आवेश के सीधे आनुपातिक यहाँ पर होगा। क्या कहा गॉस ने, गॉस ने ही ये थ्योरम बनाई थी। उन्होंने ये बोला था कि किसी भी बंद सतह के अंदर यदि आप विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह निकालना चाहते हो, ठीक है, तो वो किसके समानुपाती होगा, उसमें उपस्थित विद्युत आवेश के सीधे अनुपातिक यहाँ पर होगा। फेडरिक ग्रोस ने 1835 में इसे सबसे पहले रेडी किया था, और ये हमेशा नियम ध्यान रखना, ये केवल जो एनक्लोज्ड बॉडी होती है, क्लोज्ड बॉडी होती है, उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इनके रिलेशन को यदि आप बिठाओगे तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एनक्लोज्ड बॉडी, यानी कि जो फाई फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे किस चीज के, बंद सतह पर उपस्थित आवेश के। ठीक है, क्योंकि ये सतही क्षेत्रफल जो होता है काफी कम यहाँ पर होता है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, क्योंकि बॉडी इनक्लोज्ड है तो इनक्लोज्ड बॉडी पर उपस्थित चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो, वही 8.854 इंटू 10⁻⁻12 वैल्यू वाला। ठीक है, जो इसकी परमिटिविटी हो जाएगी एयर की। ओके, तो आप ये फॉर्मूलाज लिख लो, तीनों फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हो। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनक्लोज्ड होता है, आप इसको ई डॉट डी एस के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज हो गई यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गॉस समीकरण को आपने लिख लिया, ये वाली चीज ध्यान रखना, ये चीज आपको आगे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। चलिए आगे बात करते हैं संधारित्र की, कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर संधारित्र होता क्या है, तो हमको पता है कि जब भी हम लोग कैपेसिटर के लिए बात करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर उपस्थित जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, उस पर उपस्थित विभव के, है ना, उस पर उपस्थित वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो आप यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हो, वो कांस्टेंट क्या होता है, कैपेसिटेंस धारिता होता है। तो यहाँ से C की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Q बाई V के बराबर आ जाएगी। ठीक है, C का मात्रक क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं इसको देखूं, Q का मात्रक, वन सेकेंड, Q का मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक कूलॉम्ब यहाँ पर हो जाएगा, और V का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। कूलॉम्ब प्रति वोल्ट कैपेसिटेंस का एक मात्रक हो सकता है, या फिर आपको ऐसे निकालना है तो आप इसको फेराड भी कह सकते हो, है ना, फेराडे भी आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं। ओके, तो इसके दो मात्रक हो गए, क्योंकि जब विमी सूत्र निकालोगे तो विमी सूत्र निकालने में आपको C बाई वी की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, मतलब Q बाई वी की, क्योंकि Q क्या हो जाएगा आपका, कूलॉम्ब 80 हो जाएगा, और V का मात्रक जो भी आपने निकाला था W से, W बाई Q से, है ना, तो उसको रखकर आप इसका विमी सूत्र भी निकाल सकते हो। क्लिक कर रहा है, कैसे निकाला था याद आ रहा है, Q का मात्रक तो अपना नॉर्मल 80 हो जाएगा, V किसके बराबर होगा, W बाई Q के, W क्या होता है, कार्य होता है, कार्य किसके बराबर होता है, FD के, और ये Q वाली चीज अपनी यहाँ पर आ जाएगी, राइट। चलिए, अब इसी कैपेसिटेंस की यदि हमें संधारित्र की अगर ऊर्जा निकालनी है,
उसके अंदर उपस्थित पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो ये किसके बराबर होगी, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होगा, जहां पर सी कैपेसिटेंस और वी वोल्टेज हो जाएगा। यूजुअली फेराडे ना एक बहुत बड़ी इकाई होती है और कैपेसिटेंस बहुत छोटा होता है, बहुत माइनर होता है, इसीलिए ये हम लोग इसको या तो माइक्रो फेराड यानी कि 10⁻⁻⁶ या फिर पीको फेराड के अंदर इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन पर आ जाएगी, क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको ऑप्शन के थ्रू। अब इसके थोड़े से फॉर्मूला होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, दो प्लेट हमने यहाँ पर ली है, दो मेटल प्लेट हमने यहाँ पर ली है, एक दूसरे को बहुत ही हल्की सी डिस्टेंस एक दूसरे से दूर रखा गया है। ठीक है, और इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ए यहाँ पर दे रखा है, एक दूसरे से स्मॉल डी डिस्टेंस पर ये स्थित है। ठीक है, एक पर आवेश प्लस है, एक पर आवेश माइनस क्यू यहाँ पर है। जैसे ही इनके ऊपर वोल्टेज लगाया जाता है तो ये क्या करने लग जाती है, आवेश को, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने लग जाती है। ठीक है, तो आवेशों के बीच में बल जो है आवेशों के मान के साथ बढ़ता जाता है और उनके बीच की दूरी के साथ घटता जाता है, क्योंकि दूरी के ये चीज क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के कई सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूलाज बना सकते हैं, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम लोग घनत्व के बारे में देखते हैं। तो जो घनत्व यहाँ पर होगा, आवेश का जो घनत्व कि कितना आवेश यहाँ पर है, वो किसके बराबर होगा, क्यू बाय ए के बराबर होगा। क्यू बेसिकली क्या है, चार्ज है, और यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तभी हमने बोला कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चार्ज के, मतलब जितना चार्ज होगा उतना ही ज्यादा घनत्व होगा, और दूरी जो क्षेत्रफल होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया सिग्मा का, या बोल सकते हैं घनत्व का। ठीक है, जब पृथक्करण की दूरी काफी छोटी होती है तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र काफी समान होगा, और इसका जो रिजल्ट है वो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो कि अगर आपको इसके बीच में विद्युत क्षेत्र निकालना है दो प्लेटों के बीच में, तो वो किसके बराबर होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है ना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो के, क्योंकि अब हमने क्या बोला है कि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र समान है ना, तो अगर उसके बीच का अगर आपको विभवांतर निकालने को बोला जाए तो आप ईडी करके निकाल सकते हो। विभवांतर यदि निकालने को बोला जाए तो विद्युत क्षेत्र इंटू जो भी डिस्टेंस हमारी प्लेट्स के बीच की होगी, 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, उससे आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, वोल्टेज या विभवांतर आपका निकल कर आ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लो, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ई की वैल्यू रख लो, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन जीरो डी, यहाँ से वी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको एक चीज और पता थी इसके अलावा कि ये जो सिग्मा है ये किसके बराबर है, क्यू बटा ए के, तो ये क्यू बटा ए एप्सिलॉन जीरो डी किसकी वैल्यू निकल कर आ गई आपकी, यहाँ से v की वैल्यू निकल कर आ गई। मतलब सारे फॉर्मूलाज आपस में इंटरकनेक्टेड है। और अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो q होता है वो किसके बराबर होता है, cv के, यानी कि कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा, q बाई v के बराबर हो जाएगा। q को आप एज इट इज रहने दो, v की वैल्यू को यहाँ से पुट कर लो, दैट इज क्यू डी एप्सिलॉन जीरो ए, क्यू से क्यू कट जाएगा, एप्सिलॉन जीरो ए ऊपर चला जाएगा, डी यहाँ पर नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी करके। ठीक है, तो ये हमारा समांतर प्लेट की संधारित्र का सूत्र होता है। ठीक है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो, परमिटिविटी इन एयर, और ए बाय डी, ए क्षेत्रफल और डी उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को भी याद कर सकते हो। ओके, चलो, अब अगर ये तो नॉर्मल प्लेट वाला संधारित्र था, अगर कोई गोलाकार कैपेसिटेंस हो, अगर कोई गोलाकार संधारित्र हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हो, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। गोलाकार संधारित्र, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस उसकी यहाँ पर कंसीडर करी जाएगी। R1 आप इंटरनल रेडियस को मान सकते हो, R2 आप एक्सटर्नल रेडियस को यहाँ पर मान सकते हो, मतलब बाहरी जो त्रिज्या यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये आपका जो स्पेरिकल कैपेसिटर होता है उसकी वैल्यू है। तो दो चीजें अब आपको याद रखनी पड़ेगी, एक तो अपने समांतर वाली, ठीक है, समांतर का एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी हो जाएगा, और इस वाले का हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो R1 R2, क्योंकि रेडियस है तो समझ में आ ही रहा है, गोला है तो रेडियस होगी, R1 R2 बड़ी माइनस छोटी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कंप्लीट हो गया। कैपेसिटेंस में एक चीज और आप देख सकते हो, एक छोटी सी चीज और ऐड कर लेना कि कैपेसिटेंस, जैसे कि आप नॉर्मल रेजिस्टेंस पढ़ते हो तो रेजिस्टेंस का सीरीज क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस Rn, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में आप उनको जोड़ देते हो। और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आप क्या लिखते हो, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 डिवाइड बाय आर पी,
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जितने भी है आप उनको 1 बाय करके जोड़ देते हो। अब कैपेसिटेंस जो होता है वो इसका उल्टा ही चलता है, कैपेसिटेंस हर चीज का उल्टा कर देता है। जैसे कैपेसिटेंस को अगर आप सीरीज में रखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये कैपेसिटेंस का सीरीज होता है। और कैपेसिटेंस का पैरेलल यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कैपेसिटेंस का पैरेलल हो जाएगा वन बाय नहीं, C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना कि चार कैपेसिटर को एक के बाद एक जोड़ा गया सीरीज के अंदर, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। पैरेलल में जोड़ा है तो ये P वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक दो चीजें। और अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस विद्युत प्रतिरोध आपको पता ही है, ओम के नियम से हम लोग बताते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन देख लो एक, कि चालक की परमाणु संरचना के कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाह में जो भी अवरोध यहाँ पर उत्पन्न होता है वो ही क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर कहलाएगा। कि जो आपने चालक लिया है, जो तार आपने लिया है वो किसका बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, तो जो भी प्रतिरोध होगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं, ओम का नियम क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पर बोलता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V बाय आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज क्या कहलाती है, ओम का नियम यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। और अगर आपको एक ओम प्रतिरोध की डेफिनेशन चाहिए तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि यदि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने में उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 1 ओम यहाँ पर हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हमारी एक रेजिस्टिविटी भी आ जाती है। जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होता है, बेसिकली अगर आपने आर से याद रख रखा है तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। यानी कि जो किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो किसके बराबर हो जाएगी, आर ए बाय एल के बराबर हो जाएगी। इसमें एक चीज आप नोट करेंगे कि अगर मैं पूछूं कि किसी भी तार का प्रतिरोध जो है, ये जो आपका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, कि किसी भी तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो वो उस पदार्थ की प्रकृति पर, उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर हो जाएगा, ये आप कहोगे। और जब मैं इसका उल्टा पूछूं कि किसी भी पदार्थ की रेजिस्टिविटी किन चीजों के ऊपर निर्भर करती है, तो आपका जवाब रेजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको आप मोह से लिखते हो, वो किस चीज के ऊपर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है वन एंड ओनली उस पदार्थ के ऊपर कि वो पदार्थ काय का बना हुआ है। कभी भी आप इस फॉर्मूला को उल्टा करके यह नहीं कह सकते कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं। रेजिस्टिविटी केवल और केवल उस चालक तार जो है उसके ऊपर निर्भर करेगी कि वो तार कौन सा है, मतलब सिर्फ तार की प्रकृति के ऊपर ये चीज निर्भर करती है, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है, और क्योंकि कंफ्यूज करता है इसीलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, चलिए विद्युत शक्ति क्या होती है, तो किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा की व्यय दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अब अगर शक्ति की डेफिनेशन हो गई हो तो अब अपन इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1 वॉट की भी डेफिनेशन देख लो, ठीक है। कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की विद्युत ऊर्जा की हानि होती है, तो परिपथ की जो विद्युत शक्ति है वो क्या कहलाएगी, 1 वॉट यहाँ पर कहलाएगी। P इज इक्वल टू वी आई यहाँ पर होता है, वॉट इसका मात्रक यहाँ पर होता है, ठीक है। ज्यादा अगर बड़ी शक्ति है तो किलोवाट में उसको मेजर करते हैं। 1 किलोवाट 746 वॉट के बराबर होता है, दैट इज हमारा अश्व शक्ति हो जाएगा, ठीक है। 1 अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर जो है 746 वॉट के बराबर यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये विद्युत शक्ति हो गया। और 1 किलोवाट को यदि आपको जूल में कन्वर्ट करना है, किलोवाट घंटा को, तो वो कितने के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। अब पावर के टर्म्स में आप कई सारे फॉर्मूला बता सकते हो, P इज इक्वल टू वी आई होता है। अब इसी को आप कई बार ओम के नियम से रिप्लेस भी कर सकते हो, आप इसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, आप इसको वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, ये तीनों पावर के फॉर्मूला हो गए। अब सेम चीज ना हमारे लिए उष्मा भी होती है, विद्युत उष्मा भी यहाँ पर होगी, उष्मीय ऊर्जा भी होगी। ये किसके बराबर होती है, वी आई टी के बराबर होती है। वी आई वोल्टेज करंट और टी क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा। इसको भी आप ओम के नियम से अलग अलग तरीके से रिप्लेस कर सकते हो, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, या फिर वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर टी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा शक्ति का मात्रक, ठीक है। अब नॉर्मल सी चीज है कि अगर आप जब भी प्रतिरोध को श्रेणी में या सीरीज में जोड़ते हो, तो हमारा जो वोल्टेज है, या फिर आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि प्रतिरोध को जब भी सीरीज में जोड़ा जाएगा तो करंट हमेशा सेम रहेगा,
वोल्टेज कैसा रहेगा, चेंज रहेगा। ऐसा आप कह सकते हो कि जब भी प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है करंट ऑलवेज सेम होता है और वोल्टेज हमेशा यहाँ पर चेंज होगा। तो उस केस में आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सीरीज का वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। लेकिन यही चीज जब पैरेलल में जाती है तो हमारा वोल्टेज सेम हो जाता है, बट जो करंट है वो I1 I2 I3 के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर के नियम से हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/Rp इज इक्वल टू पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn के बराबर हो जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप यहाँ पर लेकर चल रहे हो। ठीक है, एक नियम और आप इसमें देखो कि जूल का तापन का नियम क्या होता है। एक बार ये आप डेफिनेशन पढ़ो, फिर अपन आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपन मैग्नेट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये सारे फॉर्मूला अभी आप कॉपी में लिख लेना, न्यूमेरिकल अपन करेंगे तब आपको एक एक फॉर्मूला से न्यूमेरिकल मिलेगा। देखो जूल का तापन का नियम क्या बोलता है कि जब किसी प्रतिरोध आर में आई विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित करी जाती है तो प्रतिरोधक के कारण, मतलब उस प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने देखा है ना, कोई भी डिवाइस अगर लंबे समय तक चल रहा है तो उसका तार गर्म हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो गई है, ये किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हीट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और समय के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि जितने समय तक डिवाइस को चालू रखोगे उतनी ही ज्यादा हीट उसमें से यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है आपका विद्युत सेल का। अब सेल को भी आप क्या कर सकते हो, सीरीज और पैरेलल में यहाँ पर लगा सकते हो। तो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होता है, सी आई डी डिवाइड बाई ए टी के बराबर होता है। व्हाट इज सी आई डी, है ना, ये अपना वो सीरियल टीवी सीरियल वाला सी आई डी नहीं है। सी बेसिकली किसी भी विलियन का कंसंट्रेशन, किसी भी विलियन का सांद्रता यहाँ पर होता है। आई उसमें फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा। डी इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, डी क्या होगी, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्षेत्रफल के, किनका क्षेत्रफल क्या है ना, इनका क्षेत्रफल क्या है। और टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। टी किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ये किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, गॉट इट, क्लियर हो गया। अब आप देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसी भी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा तभी फ्लो होगी, कब फ्लो होगी, जब कोई बाह्य बल आवेश वाहकों को एक निश्चित दिशा में गति कराने के लिए बाधित करे। कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब बैटरी वगैरह आप लगा दो तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो हो पाएंगे निश्चित दिशा में, जिसके कारण इसमें क्या हो पाएगा, करंट फ्लो हो पाएगा। सो हमारा जो विद्युत वाहक बल होता है वो किसका फॉर्मूला जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, W बाई क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। W क्या होगा, कार्य, और Q क्या हो जाएगा, आवेश यहाँ पर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो गया W बाई क्यू, मात्रक वही हो जाएगा जूल प्रति कूलॉम यहाँ पर, या फिर वोल्ट आप इसको कह सकते हो। ठीक है, क्लियर। विद्युत वाहक बल बेसिकली है क्या, एक वोल्टेज ही है। ठीक है, तो इसका मात्रक भी आपका वोल्टेज ही रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब इसमें देखो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आप रेजिस्टेंस में करते हो ना, वैसे भी सेल में आपको सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। तो सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में यदि आपने कोई भी दो सेल जिनको क्या कर रखा है, सीरीज में जोड़ रखा है, तो उनका विद्युत वाहक बल जो होगा, टोटल विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। सीरीज मतलब सीधा साधा, सिंपल सिंपल सा आप आगे बढ़ोगे। पैरेलल में इनका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यदि एन सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो टोटल विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज और छोटी सी नोटिस करना कि अगर आपने इन चीजों को, रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जो हर एक डिवाइस के साथ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस या लेकर चलेगा। ठीक है, अब हमने क्या करा कि पहले सेल का ऋणात्मक सिरा अगर दूसरे सेल के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया। आइडियली कोई भी डिवाइस अगर अपन जोड़ते हैं तो वो ऐसे जोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तभी करंट फ्लो होगा। आइडियली डिवाइसेस को रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर सबको ऐसे ही लगाया जाता है।
बट अगर हमने इस सेटअप को उल्टा कर दिया कि नेगेटिव नेगेटिव को पास कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पास में कर दिए, तो आपका साइन उल्टे हो जाएंगे। जो टोटल विद्युत वाहक बल है वो माइनस होने लग जाएगा। आपको ध्यान आ रहा हो तो ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था, हमने एमसीक्यूज में भी एक बार इसको कंप्लीट करा था कि 7 सेल जोड़े गए, 7 में से 2 सेल जो है गलती से रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स हो जाते हैं मतलब उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली 7 में से 2 सेल को माइनस कर देते हैं, उनकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, राइट। पहले किया हुआ है हमने। सो टोटल विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 मतलब E1 माइनस E2 के बराबर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो सबका ऐड होगा, R1 प्लस R2, केवल जो ईएमएफ है वो वैल्यू आपकी यहाँ पर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये श्रेणी हो गया। अब अगर अपन पैरेलल कनेक्शन बिठाते हैं कि 2 सेल को विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो ये उनका पैरेलल का सेटअप हो जाएगा। मतलब सारी चीजें अपनी पैरेलल में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R1 1/R2 Rn तक, और जो ईएमएफ होगा वो आप देख सकते हो, ईएमएफ डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 E2/R2 En/Rn के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मिश्रित क्रम में आप दोनों के कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से मैग्नेट को। अब मैग्नेट में जैसे आपने सेम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला पढ़े थे, डाइपोल वगैरह सब कुछ सेम फॉर्मूला आपके वापस से किसके अंदर आ जाएंगे, मैग्नेट के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले चुंबक की बेसिक प्रॉपर्टी आप सभी जानते हो कि चुंबक के पास क्या क्या चीजें होती है, कि जब इसको स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो हमेशा ये उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर ही ठहरता है। जो नॉर्थ साउथ पोल होंगे एक दूसरे को आकर्षित करते, सेम पोल होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यहाँ पर करेंगे। अब इसमें ना एक छोटी सी नई चीज है ना, जो हमने देखी कि चुंबक में 2 प्रकार की लंबाई होती है। एक नॉर्मल मैग्नेटिक लेंथ होती है और दूसरी यहाँ पर होती है इसकी जियोमेट्रिकल लेंथ। तो जियोमेट्रिकल लेंथ का मतलब क्या होता है, जो इसकी ओरिजिनल लंबाई यहाँ पर होगी, जो चुंबक एग्जैक्ट अगर आप स्केल से मेजर करोगे वो क्या कहलाएगी, इसकी ज्यामितीय लंबाई कहलाएगी। ठीक है, जैसे इसकी ज्यामितीय लंबाई आप मान लो 12 सेंटीमीटर है, और अगर इसके मैं इंटरनली पोल यदि देखूं तो पोल क्या होते हैं, थोड़े से अंदर की साइड होते हैं। इसके जो पोल होंगे वो थोड़े से अंदर की साइड होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, ये अपन को निकालना है। जैसे ये पोल जो है थोड़े से अंदर की साइड है, यानी कि अंदर मतलब अगर आप इसकी स्केल से मेजर करोगे एक्चुअल तो कितनी लेंथ आएगी इसकी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। डिफरेंस कितने का आ गया, 2 सेंटीमीटर का आ गया, इस तरीके से। तो एक्चुअल जो डिफरेंस होता है एक्चुअल चुंबक और इसकी जो जियोमेट्रिकल लेंथ होती है वो होता है 5/6 का, यानी कि चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई का 5/6 होती है, यानी कि 8.33 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक रिलेशन आप ध्यान रख सकते हो कि ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होती है और एक्चुअल लेंथ, क्योंकि पोल थोड़े से अंदर की साइड होते हैं तो वो लेंथ थोड़ी सी कम यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यह वो भौतिक राशि है जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और दिशा को प्रदर्शित करती है। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, टेस्ला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली 1 टेस्ला जो है किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब हमें इसका फॉर्मूला आता होगा। बताओ कोई कमेंट करके इसका फॉर्मूला क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का देखो न्यूटन आ रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बल ही इसका कोई फॉर्मूला होता होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्यू वी भी होता है। ठीक है, F इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे क्यू वी बी साइन थीटा यहाँ पर होता है। तो बेसिकली F क्या होगा, बल होगा। Q आवेश हो जाएगा, V हम लोग बोल सकते हैं उसकी चाल यहाँ पर हो जाएगी, B हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और ये एंगल हो जाएगा। देखो याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो यहाँ से B की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, F डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा के। F क्या हो गया, बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है। Q क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आवेश यहाँ पर हो जाएगा, और V क्या हो जाएगी, उसकी गति यहाँ पर हो जाएगी। तो मतलब एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। अच्छा, क्या हम लोग इसका विमेय सूत्र बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। MLT-2 बल का हो गया, एम्पियर का AT हो जाएगा, और मीटर का हमारा L यहाँ पर हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, अपन ने ये v वेलोसिटी यहाँ पर ली, तो वेलोसिटी का पूरा मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर होगा, लंबाई नहीं है, ये पूरी वेलोसिटी है। तो इसके लिए अपन मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो इसको अपन अगर विमीय सूत्र में लिखेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, LT-1 के बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। क्लियर है यहाँ तक, ये मीटर प्रति सेकंड कैसे आया, वेलोसिटी वाला है। चार्ज का मात्रक आपका कूलॉम यहाँ पर हो गया, आवेश यहाँ पर हो गया, इसको अपन क्या लिखते हैं,
AT यहाँ पर लिखते हैं, बस इसको सॉल्व करना। देखो एक एल से एक एल तो यहाँ पर कट गया, तो ML0 T कितना हो गया -2 + 1 -1 यहाँ -2 और +1, ठीक है। या फिर आप इस T को T से यहीं काट लो, ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर वाली चीज, तो ये यहाँ से हटा लो आप, ये -2 हो जाएगा, एक T नीचे से ही कट गया, एक प्लस का है और एक माइनस का यहाँ पर हो गया। अब कितना बचा है, -2 हो गया, A बचा हुआ है, ऊपर लेकर चले जाओ, A -1 हो जाएगा, ठीक है। सो ML0 T -2 A -1 हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक हो जाएगा। विमी सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मात्रक इसका बी का क्या होता है, टेस्ला यहाँ पर होता है, या फिर आप इसको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कह ही सकते हो, है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना, ये आप कह सकते हो, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद इसमें एक और चीज की, इसका एक और मात्रक होता है। एक और मात्रक कौन सा होता है, छोटा मात्रक, जिसे अपन गॉस कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक ऐसा तार जिसने करंट को कैरी कर रखा है, जिसके पास क्या है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको पता है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली उसके आसपास क्या हो रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो गया होगा। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसकी तीव्रता निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0I डिवाइड बाय 2πr यहाँ पर हो जाएगा। और म्यू एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, ठीक है। क्योंकि अपन ने हमेशा इसको ऐसे देखा है, म्यू डिवाइड बाय 4π इज इक्वल टू 10⁻⁷। तो अगर आप नॉर्मल म्यू लिखोगे तो आप 4π को उधर लेकर जा सकते हो, ठीक है। क्लियर है। आई क्या हो जाएगी, तार में प्रवाहित होने वाली धारा, और आर क्या हो जाएगा, बेसिकली तार से दूरी यहाँ पर हो जाएगी। ये किसके लिए हो गया, सिंगल वायर के लिए हो गया। अब सेम चीज आपको इस सोलेनोइड के लिए भी पूछी जा सकती है। सोलेनोइड इस तरीके से कॉइल वाला एक वायर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बराबर हो जाएगी μ0 Ni के। एन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशन हो जाएंगे, किसने कितने रोटेशन है, 10 है, 20 है, वो चीज है, ठीक है। आई करंट हो जाएगा और μ0 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जो 4π इंटू 10⁻⁷ के बराबर होता है। चुंबकीय तीव्रता आप इसको कह सकते हो, है ना, परम्यूबिलिटी जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए बोलोगे एक सिंगल वायर के लिए, तो वहां पर आप क्या बोलोगे, μ0I डिवाइड बाय 2πr, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ni हो जाएगा, ओके। ये एक बार आप देख लो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चुंबक के बेसिक दो फॉर्मूला क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक चेक कर लो, लिख लेना इन सारी चीजों को, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो 2 PM पर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिएगा अगला जो है मैग्नेटिक मूवमेंट, जैसे वहां पर आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, यहाँ पर आपका चुंबकीय द्विध्रुव होगा। वहां पर नॉर्मल फ्लो हो रहा था, है ना, कि कोई भी दो स्थिर आवेश आपने ले लिए थे, एक दूसरे से अपने d दूरी पर स्थित थे, तो यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन होगी। चुंबकीय आघूर्ण जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हो, वहां पर अपन ने उसको p से रिप्रेजेंट करा था। तो एक लूप से प्रवाहित धारा और लूप के क्षेत्रफल a के संदर्भ में प्रवाहित किया जाता है कि कोई भी एक लूप यहाँ पर है, उससे कितनी धारा यहाँ पर फ्लो हो रही है और कितने क्षेत्रफल में हो रही है। तो m इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा I a के, और इसका मात्रक निकालोगे तो I का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और एम्पियर मीटर हो जाएगा, AT होता है, ठीक है, एम्पियर मीटर, और ये अपना क्षेत्रफल यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मैग्नेटिक मूवमेंट क्लियर हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे आया, सिर्फ m इज इक्वल टू आई ए हमने किया है। अब यहाँ से एक और चीज आ जाती है, किसी भी पोल की अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है, किसी भी ध्रुव की शक्ति निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे। अब ध्रुव शक्ति क्या होती है कि कोई भी चुंबक कितना बोल सकते हैं ना, कितना बल महसूस कर रही है, वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। कि ध्रुव शक्ति को चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के संदर्भ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे ये चुंबक है तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, तो इसको कितना बल यहाँ पर महसूस हो रहा है आसपास का जो भी एरिया है उसकी वजह से, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रकार का ये फोर्स ही होगा। इसको आप लिख सकते हो B इंटू एम करके, स्मॉल m, ठीक है, B इंटू स्मॉल m करके, जहां पर स्मॉल m जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, और F उस पर लगने वाला बल हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू किसके बराबर हो गई, F बाई बी के बराबर हो गई। अब मात्रक खुद से बना सकते हो,
एफ का मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक टेस्ला होता है, तो एक मात्रक तो हो गया न्यूटन प्रति टेस्ला, बट ओके ओके इतना जम नहीं रहा है। ठीक है, तो एफ का मात्रक एक और क्या होता है, एक तो न्यूटन होता है, बी का एक और मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो आपका जो क्या बोलेंगे इसको, पोल स्ट्रेंथ जो है, ध्रुव शक्ति जो है, इसका मात्रक क्या आ जाएगा आपका, एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है और टेस्ला भी बेसिकली वही होता है। तो न्यूटन से न्यूटन कट हो जाएगा और क्या बचेगा, एम्पियर इंटू मीटर यहाँ पर बचेगा। तो दो मात्रक हो गए, न्यूटन प्रति टेस्ला एंड 1 एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्लक्स की। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फ्लक्स पढ़ा था। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आपका फ्लक्स होगा। सो प्रति इकाई क्षेत्र को पार करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, वहां पर भी ये पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर अब देखो कि गणितीय रूप में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक क्षेत्र ए की सतह के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बी किसके बराबर हो जाएगा, बी डॉट ए के बराबर हो जाएगा। और जब ये डॉट हटाओगे तो आप इसको क्या लिखोगे, बी ए कॉस थीटा यहाँ पर लिखोगे। अब यहाँ से आपके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, ऐसे करके क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो आप इसको देख लो कि जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि जब हमारा जो ये फील्ड है ना, जो फ्लक्स है चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, है ना, समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और आपको पता है कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 यहाँ पर होती है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। और जब आप इसको 90 डिग्री यहाँ पर रखोगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 यहाँ पर होती है। तो उस केस में आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता है कि सब जगह समान बल का अनुभव हो रहा हो, है ना, एक समान लाइन यहाँ पर हो, जैसे पृथ्वी को आप मान ले तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र उसका सिमिलर रहता है। असमान चुंबकीय क्षेत्र की कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत ही कम है, तो इस प्रकार का क्षेत्र नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, चलिए अब एक और टॉपिक बचा हुआ है। देखो पूरा रिवीजन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीजें और डिटेल में पढ़नी है तो बिल्कुल आप रिवीजन क्लासेस को देख सकते हो और आप थ्योरी क्लासेस को भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी हम लोग सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करके एमसीक्यूज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली एक फास्ट और रैपिड क्लास है। ठीक है, सो देखिए चुंबक का कूलॉम वर्ग का नियम क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू, है ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जब प्रपोर्शन का साइन हटेगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि ये जो के है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला के नहीं है, 9 × 10⁹ वाला नहीं है, ये के होता है म्यू अपॉन में 4 पाई, जो कि किसके बराबर होता है, 10⁻⁻7 के बराबर होता है। हेनरी प्रति मीटर जो है इस के का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली वायु या निर्मात की पारगम्यता को के हम लोग यहाँ पर कहते हैं, परमेबिलिटी आप इसको यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, सिंपल ही फॉर्मूला है, जैसे आपने वो ग्रेविटी में नहीं पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर पढ़ा, सेम चीज यहाँ पर भी हो गई, बस कांस्टेंट चेंज होते जा रहे हैं, बाकी चीजें सेम है। अगला देखिए लेंस का नियम यहाँ पर क्या बोलता है ना, लेंस का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली लेंस का नियम ये बोलता है कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह खुद उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, हमारे विद्युत चुंबकीय फेराडे का जो नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, उसी से कनेक्टेड है। मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ई होगा वो किसके बराबर होगा, -d∅/dt के बराबर होगा, क्योंकि ये अपनी ही दिशा का, अपने ही बनने का विरोध कर रही है, इसलिए इसका साइन जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इसको समझो कि ये कैसे होता है, इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि हमने क्या करा, एक कोई भी कॉइल ली, उसके अंदर हमने करंट फ्लो करवाया। अब हम लोग उसके पास एक मैग्नेट लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये चीज पता चल गई है कि ऑर्स्टेड की थ्योरी क्या कहती है कि जब भी किसी भी डिवाइस में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमने ये वाली चीज करी कि हम लोगों ने कॉइल से करंट फ्लो करवाया, हम लोग उसके पास ना एक बोल सकते हैं मैग्नेट लेकर गए। ठीक है, मैग्नेट लेकर जाने की वजह से क्या हुआ
कि जैसे ही मैं इसका नॉर्थ पोल इसके पास लेकर गई तो ये भी किसकी तरह कार्य करने लग गया, नॉर्थ पोल की तरह कार्य करने लग गया। क्योंकि अब ये दोनों सेम पोल हो गए तो ये हमारे हाथ को पीछे की साइड हल्का सा धक्का महसूस होगा कि कोई इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, हमने बात मान ली, हम लोग दूर जाने लग गए। तो जैसे ही हम लोग दूर जाने लग गए, इसमें जो चार्ज है या इसका जो पोल है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब जब आप दूर जाने लग जाओगे तो ये वाला साउथ की तरफ और इसका अपोजिट वाला जो है वो नॉर्थ की तरफ व्यवहार करेगा। क्योंकि अब नॉर्थ दूर जा रहा है और ये साउथ बन चुका है तो ये फिर से इसको अपने पास खींचेगा कि मेरे पास आ जाओ। तो ये फिर नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि ये जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का क्या करने लग जाता है, विरोध करने लग जाता है। ठीक है, मतलब आप पास आ रहे थे तो ये आपको भेज रहा था, आप दूर जा रहे थे तो ये अपन को क्या कर रहा है, इसके पास बुला रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर किस प्रकार से बल लगता है। हमारे पास बिल्कुल एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कहीं पर भी आप देखोगे तो एक समान हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। तो इस पर अगर इसमें कहीं पर भी मैंने एक आवेश को यदि रख दिया तो उस पर किस प्रकार से बल लगेगा उसको अपन कैसे निकालेंगे, क्यू वी क्रॉस बी से निकालेंगे। और जब आप ये क्रॉस हटाओगे तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल को कैसे निकाला जा सकता है, क्यू वी बी साइन थीटा के थ्रू यहाँ पर निकाला जा सकता है। क्योंकि कण जो है अभी कैसा है, स्थिर है। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील मतलब मूवेबल यहाँ पर है। तो क्यू क्या हो जाएगा, उसका चार्ज यहाँ पर हो जाएगा, वी वेलोसिटी हो जाएगी, बी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और एफ क्या हो जाएगा, लगने वाला बल हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब अगर हमने आवेश की बात करी है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रकार का धारावाही चालक हमने रख दिया हो। अभी तो सिर्फ एक आवेश रखा था। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि हमने एक चालक को डाल दिया हो इसके अंदर। तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम्पियर लॉ से आप निकाल सकते हो। एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका बी आई एल साइन थीटा। बी वही आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आई इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसने क्या बोला है, धारावाही चालक जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, दैट इज करंट। एल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना लंबा है, और साइन थीटा इसके और फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है 6-7 बार पढ़ चुके हैं अपन ये चीज, पहले बेसिक थ्योरी में पढ़ा, फिर एमसीक्यू में पढ़ा, फिर रिवीजन क्लासेस में पढ़ा, फिर रिवीजन क्लासेस के एमसीक्यूज में पढ़ा। बहुत बार अपन कंप्लीट कर चुके, तो अब तो सारे फॉर्मूला एटलीस्ट अपन को थोड़े थोड़े याद आ जाना चाहिए। ठीक है, बी आई एल साइन थीटा एम्पियर लॉ को ये फॉलो करता है। अब आप देख लो फेराडे के नियम क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट के बस 3 नियम और बचे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला आपका फेराडे का नियम। ठीक है, सो माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, जिसे ही हम लोग माइकल नहीं दिया था, फेराडे उनका सरनेम था, तो उसी से इनका नाम पड़ गया फेराडे का नियम। तो इन्होंने 2 नियम दिए थे। पहला नियम देखो कि यदि किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय, यदि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो उसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। मतलब किसी भी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र में आप परिवर्तन करोगे तो वहां पर भी क्या होने लग जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जैसे ईएमएफ उत्पन्न होगा करंट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अभी तक जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी, फेराडे ने उसका रिवर्स करके दिखा दिया। अभी हम लोग बोल रहे थे कि करंट फ्लो करवा रहे हो, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये चीज अभी आपने पढ़ी थी। तो फेराडे ने क्या बोला कि अगर आप मैग्नेट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वहां पर भी क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। यानी कि यदि किसी कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में बदला जाए, यानी कि चुंबक को पास लेकर आया जाए या दूर लेकर आया जाए, तो उसमें एक प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। यूजुअली जो जनरेटर ट्रांसफार्मर होते हैं वो इसी नियम पर कार्य करते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा नियम जो होता है वो क्या होता है कि किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। कहना क्या चाह रहे हो कि हमारा जो विद्युत वाहक बल होगा वो किसके बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स में जो भी परिवर्तन होगा उसकी दर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स हो गया, और ये समय के साथ उसमें क्या हो गया, परिवर्तन यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और नेगेटिव साइन हम लोग जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं लेंस लॉ की वजह से, क्योंकि लेंस लॉ क्या बोलता है कि जिसके कारण ये खुद उत्पन्न होता है उसी का क्या करने लग जाता है, विरोध करने लग जाता है। ठीक है, इसीलिए अपन इसमें लगाते हैं नेगेटिव साइन। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? और अगर अपन किसी सोलेनॉइड या कॉइल के साथ इस बिहेव को परफॉर्म करेंगे तो उसमें अपन नंबर ऑफ कॉइल्स जो होंगे उसको भी काउंट कर लेंगे। जैसे कि एक सोलेनॉइड मैंने लिया, उसमें 20 कॉइल है, ऐसे करके 20 रोटेशन है, तो जितने रोटेशन होंगे उससे आप क्या कर लोगे, लास्ट में मल्टीप्लाई कर लोगे, तो वहां से आपका ईएमएफ निकल कर आ जाएगा सोलेनॉइड का। और सिंपल वायर है तो माइनस डी फाइव बाई डी टी आप यहाँ पर कर सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चुंबकीय फ्लक्स के एक बार ये देख लो, है ना, कहाँ कहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो फेराडे के नियम का। ठीक है, ठीक है, एक बार इन शॉर्ट चाहे तो अपन देख सकते हो। जैसे कि फेराडे का पहला नियम, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने में जो कुंडली में क्या हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा नियम, ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है उसके समानुपाती माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। अब इसमें कई सारे थ्योरी में कई सारे छोटे छोटे नियम थे, तो वन लाइन में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। गॉस का विद्युत नियम विद्युत क्षेत्र और कुल आवेश के बीच में संबंध यहाँ पर बताता है। ठीक है, क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड जो यहाँ पर फाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्यू इनक्लोज्ड बॉडी के, यानी कि बंद सतह क्षेत्रफल के। ये पहला नियम हो गया। गॉस का चुंबकीय नियम, चुंबकीय एकल ध्रुव नहीं होता है और उसका जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो होता है। फेराडे का नियम बदलता चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करता है और प्रेरित विद्युत क्षेत्र ईएमएफ की बात यहाँ पर करता है। एम्पियर मैक्सवेल का नियम परिवर्तित विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होता है इसकी बात यहाँ पर करता है। फिर आ जाता है हमारा एक और नियम था इसमें, मैक्सवेल का समीकरण। तो ये विद्युत और चुंबकत्व को जोड़ते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों की भविष्यवाणी यहाँ पर करते हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज ये थी कि आपके सिलेबस में विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि मैग्नेट यहीं पर एंड नहीं होता है, मैग्नेट से रिलेटेड और भी चीजें, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो हमने ये विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला जो टॉपिक है इसको स्किप कर दिया। ठीक है, चलिए एक बार छोटे छोटे से ही फॉर्मूला है ये देख लो, और कहीं पर कोई भी डाउट आया है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक ही हो गया है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज देख लिए, बट ये बहुत इजी है क्योंकि कई बार अपन पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल भी अपन कई बार कर चुके हैं। तो बस एक बार आप लिख लो, अभी ऐसा नहीं कि पूरे याद ही करना है, जस्ट आप लिख लो। जब आप न्यूमेरिकल करोगे, जब आप 2 से 3 बार उन फॉर्मूला को देखोगे कि कौन सा लगाना है, तब इजीली आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक कल अपन ने यूनिट 16 में किया ही था, तो सेम ही चीजें हैं बिल्कुल। ये कुछ फॉर्मूलाज है, आप चाहे तो इनको लिख सकते हो, बिल्कुल बेसिक है, नया कुछ नहीं है इसके अंदर। जो अभी आपने पढ़ा उनको इस तरीके से समराइज करके लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपकी यूनिट जो अपनी एनसीईआरटी साइंस 10 था उसके अंदर थे। ठीक है, चलिए तो एक बार जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिल रहे हैं हम लोग 2 PM सेशन पर, जिसमें हम लोग इसके एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो।